नेक्स्ट जो चीज हमें रामायण से सीखने को मिलती है वो ये कि सबकी इज्जत करो, सबको इक्वल मानो, बिना किसी को अमीर गरीब, बिना किसी को ऊंच नीच सोचे। क्योंकि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे आप आज शायद ये सोच रहे हो कि ये इस लायक नहीं है इज्जत के, वो कब आपके काम आ जाए। अब रामायण में सबकी इज्जत करना बोला जाता है क्योंकि वो कहा जाता है ना, शबरी के जूठे बेर खाए, तो वो इस चीज को समझाता है। जबकि लक्ष्मण जी इस हक में नहीं थे, तो राम जी ने उनको कहा कि नहीं बेटा, नहीं भाई, सबकी इज्जत करनी है। तो ये जो यहाँ पे जूठा तेरे को नजर आ रहा है, इसमें भी एक हिडन मीनिंग है। तो हर चीज में गुप्त जो अंदर की चीज होती है उसको खोजने की कोशिश करो। अब मैं भी आपको हर एक बात में अंदरूनी छुपी हुई एक दूसरी बात बताने की कोशिश करता हूँ ना, आपको भी ये बातें खोजने की कोशिश करनी है अपने जीवन में। तब जाके आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी बातें हैं जिनसे आप 2 महीने, 6 महीने, साल बाद परेशान होते हो, या उसका बाद में मतलब समझते हो। क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है वो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करता है, और जो थोड़ा वैसे टाइम पास बेवकूफ व्यक्ति होता है वो ज्यादा से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता है। मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा शब्द यूज किए गए हैं, ठीक है, लेकिन उनका मीनिंग उतना ही है, तो कुछ हद तक आप उससे बेवकूफ कह सकते हैं। बट टीचिंग लाइन में एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टीचर का मेन मकसद ये होता है कि जो भी हम बता रहे हैं वो सामने वाले के दिमाग में बैठना चाहिए, चाहे वो एक लाइन में बैठे, चाहे उसके लिए 10 लाइनें बोलनी हो। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए कुछ वर्ड्स में अगर सिंगल एक एक लाइन के बोल के चले जाऊंगा, तो आप सभी लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह से वो अंडरस्टैंड होंगे। कुछ उसे अलग तरह से सोचेंगे, कुछ उसे सिर्फ अपने पर्सनल लेवल पे सोचेंगे, तो कुछ उसे दूसरे आदमी के ऊपर अप्लाई करते हुए सोचेंगे, तो कुछ ये सोचेंगे यार ये लाइन का तो मेरा काम ही नहीं है। अब जैसे हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, मैंने आपको ये बताया, छोटा बड़ा कोई भी, तो आपने ये सोच लिया कि हाँ शबरी ने जूठे बेर खिलाए, तो जो बूढ़ी अम्मा आती है उसकी इज्जत करनी चाहिए, आपके माइंड में ये होगा कुछ कुछ लोगों के, कि जो भीख मांगने आते हैं उनकी इज्जत करनी। ठीक है, ऐसा कुछ सोचो ना। लेकिन मैं कह रहा हूं हर किसी की, अब हर किसी में क्या है, एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एक जो लाइव एग्जाम्पल मैंने खुद फेस किया है। एक झाड़ू वाला था जो झाड़ू लगाता था, तो पड़ोस का व्यक्ति था, उससे बड़ी नफरत करता था, अभी तो कपड़े अच्छे से नहीं पहन के आता, कचरा उठाने वाला तो कचरा उठाता, ये वो, तो उसको मतलब मेरे गेट पे मत खड़ा हुआ कर, दूर हो जा, कि तू ये गंदगी वाला, मतलब एकदम नेगेटिव पर्सन है, गंदगी है तेरे पास ये वो, तो तू दूर हो जा, तू मेरे पास मत रहा कर। ठीक है, इस गली से आता है तो हमारी गली में रुका मत कर, हमारे गेट पे मत रुका कर। तूने कचरा लेके आना है तो अपने कचरे की पेटी जो है उसको दूर रखा कर, और गेट से ही ले जाया कर, अंदर मत आया कर, ऐसे मैसे करके, मतलब बहुत ज्यादा उसके साथ दुर्व्यवहार करता किया उसने। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये बिल्कुल सही लगता हो, अब जो थोड़े अच्छे घराने के होंगे या जिनका बड़ा घर होएगा, महंगा घर होएगा, वो सब ये चीजें कहेंगे करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपका इतना ही बड़ा नाम, इतना ही बड़ा घर है, तो क्या ये सब कहने करने के लिए एक आदमी नहीं रख सकते आगे? खुद अपने मुंह से ये सब बातें बोल के क्यों अपना नाम खराब कर रहे हो? पहली चीज तो अकल यहाँ पे लगाओ। अगर इतना ही बड़ा नाम है तो इन सब चीजों के लिए एक वॉचमैन रख लो आगे, वो वॉचमैन अपने आप समझाएगा उसको। क्योंकि वॉचमैन समझाएगा तो वो समझेगा भाई मैंने भी नौकरी करनी है, तूने भी करनी है, ये पकड़ सामान, या ये पकड़ अपना कचरा, निकल। ठीक है, तो हर जगह पे खुद मत उलझो, आगे सब्स्टिट्यूट रखने की कोशिश करो, क्योंकि नाम सबसे बड़ा होता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, इसी एग्जांपल को दोबारा समझो। अब एक दिन उस व्यक्ति के घर में क्या हो गया, समस्या हो गई कि ब्लॉकेज आ गई। अब आपने भी अगर कभी अपने घरों में ब्लॉकेज का सामना किया हो, तो आपको क्या लगता है ब्लॉकेज का हल कौन करेगा? कोई इंजीनियर बुलाओगे? कोई बहुत बड़ी पदवी वाला आएगा? या किसको ढूंढोगे जिसने लिखाई पढ़ाई कर रखी हो? तब तो उसी व्यक्ति को ढूंढोगे ना जिससे आपको बदबू आ रही थी, या फिर जो कह रहे थे जो कचरा उठा रहा था, आ गया ना वहीं पे।
अब वो हमारे लिए भगवान बन जाता है कि भाई तू ही है हमारा सहारा, कुछ भी कर ले ले ले। अब वहां पे आप बार्गेनिंग भी नहीं करते। गरीब सब्जी वाला सुबह शाम मेहनत कर रहा है, उससे आप कहोगे कि 10 रुपए कम कर, ऊपर से धनिया फ्री में दे। अब वो आएगा, वो कहेगा नहीं जी मैं तो 1,000 रुपए लूंगा, 1,000 से भी 10,000 लूंगा, क्योंकि ये ऐसे इस तरह से है, क्योंकि कर्म आपने खुद किए, आपकी गलती की वजह से हुआ है। तो समय चक्र और नियति ये बताती है भी, किसी के साथ भी अगर आप दुर्व्यवहार करते हो ना, तो वो व्यक्ति जब अपनी आई पे आ जाता है तो फिर वो पूरा बदला भी लेता है और आपको सबक भी सिखा के जाता है। फिर उस लेवल पे आपकी इज्जत मान सम्मान वो ले जाता है, या आपका वो भी जो भी इज्जत मान सम्मान आपको लगता है, वो उसकी नजर में तो नहीं रहता। श्री राम जी का नाम इसलिए रहा क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति उनके अगेंस्ट नहीं बोल सका। ये नहीं कि झूठी शान चार लोगों के आगे है, और वो चार लोगों के आगे इसलिए झूठी शान है क्योंकि वो कह रहा है कि हाँ बढ़िया यार, ये आदमी हमको खिलाता पिलाता है तो इसके गुण गाते रहो। जिंदगी में वो ज्यादा आपके साथ मीठा बनेगा, ओवर मीठा, जिसको आपसे कोई मतलब है, जो आपसे काम निकालता रहेगा। कभी भी नोटिस कर लेना, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ ज्यादा ही मीठा बन रहा है, वो जरूर आपसे कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसने बोल दिया, और अगर आपको थोड़ी अकल होगी और आपने पकड़ लिया, तो समझो काम गड़बड़। वो बोलेगा नहीं, वो चुपचाप अपना मीठापन, जो अपना चीनी, अपना गुड़, अपना शक्कर, अपना गेहूं चुपचाप निकालता रहेगा, चलता रहेगा, वो अपना काम निकालता रहेगा। अब इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक बार एक चोर था, पुलिस वाले ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। चोर बड़ा माहिर चोर था। तो पुलिस वाले कहते हैं भाई तो माहिर चोर है, तो तू हमारा एक काम कर, वो फलाने वाला घर है उसमें से जाके ना ये वाली चीज लेके आनी। तो कहता हम तेरे को छोड़ देंगे। कहता बाबूजी आपने पहले ही मेरे को पकड़ लिया चोरी के इल्जाम में। कहता फिर, कहता नहीं नहीं, हमको तो वो एक स्पेशल चीज चाहिए, मतलब हमको पैसे वैसे नहीं चाहिए, हमको वो चीज चाहिए जो हमें, मतलब कहता ना हम सबूत इकट्ठे करने, ये करना वो करना है। तो वो वहां से वो चीज ले आया, कि सबूत ले आया, उसके डॉक्यूमेंट्स ले आया। चोर था। अब पुलिस वालों को जच गया कि यार ये तो काम का आदमी है। अगर उसको छोड़ दिया तो आगे के काम कौन करेगा? और अब वो बेचारा, वो कहते हैं अब ये वाला काम करते, जब आएगा तो छोड़ देंगे। अब वो बेचारा उस चक्कर में कि मेरे को छोड़ देंगे, काम किए जा रहा है और वो उससे काम करवाए जा रहे हैं। तो कई बार एक ऐसा व्यक्ति जो आपको एक लड्डू का लालच देता रहता है ना, कि भाई लड्डू मिलेगा। तो देखा ना आपने, कई बार वो एक लड्डू होता है, वो उछलती रहती है गिलहरी, या उछलता रहता है कोई बिल्ली वगैरह है, कुछ भी, बस वो लगे हुए कभी तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि इंसानों में बुद्धि जानवरों से अच्छी होती है, लेकिन कई बार हमारी बुद्धि इंसानों जानवरों जैसी हो जाती है। हम उस लड्डू के चक्कर में या उस इच्छा के चक्कर में लगे रहते हैं। ऐसा एक दूसरा वाक्य बताता हूँ जो मेरे साथ, मैंने खुद फेस किया हुआ है, मेरे क्लाइंट के साथ ही हुआ है, उन्होंने मेरे को बताया। तो वो कह रहे हैं कि जी मैं अपना काफी हद तक, मेरे एक्सपेंसेस बहुत हैं। तो ऐसे नहीं समझ में आया क्या एक्सपेंसिव बहुत है, क्योंकि हर कोई कहता है मेरे एक्सपेंसिव बहुत है। लेकिन उन्होंने बताया कि हमारा कोई केस चल रहा है, उस केस की जब भी तारीख आती है तो तारीख से पहले जो लॉयर होता है, उस लॉयर को और उस लॉयर के नीचे जो काम करता है लड़का, उन दोनों की मेरे को खातिरदारी करनी पड़ती है। मैंने कहा खातिरदारी करनी पड़ती है मतलब? कहता उनको मेरे को थोड़ा बहुत देना पड़ता है कि जी हाँ जी ये लो 500 1000 रुपए लो और अपना खर्चा पानी चलाओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और, मैंने कहा क्यों, तुम आप फीस नहीं देते उसको फुलफिल, जो आपकी एक फीस होती है? कहता वो दे रखी है, फिर वो खर्चा होता है बाकी। कहता है इसके अलावा शनिवार एतवार को बैठ जाते हैं कि जी फिर शनिवार एतवार को उनकी पार्टी करो। ठीक है। कई बार वो कहते वीकडेज में कभी भी मिल जाते हैं, बोल देते हैं कि जी ये चीज चाहिए हमें, तो वो चीज भी उनको कहता है। तो कहता है ऐसा मैं कर रहा है कम से कम 2 ढाई साल हो गए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि केस लंबे चलते हैं। तो वो सब चीजें, वो कह रहा मेरा केस जो है वो निबड़ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा भाई जिस आदमी ने 2.5 साल से तेरा केस कंप्लीट नहीं किया, तुझे क्या लगता है वो आने वाले 2.5 साल में कर देगा? कितने साल चलाना चाहता है? जो व्यक्ति आपसे अपनी इच्छाएं पूरी करवा रहा है, क्या वो चाहेगा कि आप उसके हाथ से छूट जाओ और उसकी इच्छाएं खत्म हो जाए?
वो व्यक्ति उससे कभी भटूरे मंगवा लेता है, कभी समोसे मंगवा लेता है, कभी उसको कहता है कि तू बॉटल्स ले आ, कभी उसको मतलब जो उसने इच्छा है वो पूरी करवाए, कभी उसको भी बोलता है कि मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस के, इनके रहने की व्यवस्था करवा दे। अब वो ये सोच के कि यार मेरा केस जो है वो जीत जाए हम, तो इस चक्कर में आदमी जो बोले इसको नाराज नहीं कर सकता, और 100 और 500 1000 रुपए वो अलग से उसको खातिरदारी के देने देने। तो उसका सोल्यूशन क्या है? कई बार आपने सोचा ना, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाती हैं, फेस की है आपने कभी, या आपने सुना हो किसी दूसरे ने की हो, लेकिन बहुत बार तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमें कोई बेवकूफ बना रहा है, पता ही नहीं लगता हम बन रहे हैं या बना रहे हैं। इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, इस केसेस में आपको कभी भी चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए। जो आप ये लड्डू का चढ़ावा, भटूरे का चढ़ावा, या किसी के इसका उसका ना, आज का डिजिटलाइजेशन का जमाना है। जब भी वो आपको व्यक्ति मिलता है, कुछ भी करता है, आप उसको डिजिटल करेंसी में 500 1000 पे करो और उसका रिकॉर्ड रखो। 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसके सीनियर से मिलो साथ में, पूछो उनको कि जी क्या प्रोग्रेस है, कितनी है, आपको इतनी फीस जा चुकी है और इतनी आपके असिस्टेंट को जा चुकी है। पोल खुलेगी, काम निकलेगा। नहीं तो जब तक हिडन है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। आपने देखा होगा जितने आपके न्यूज में आते हैं, ये फलाना बाबा पकड़ा गया, फलाना पुलिस वाला पकड़ा गया, फलाना बिजनेसमैन पकड़ा गया, फलाना ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। तो जब तक हिडन है, काम चल रहा है। जब तक पोल नहीं खुलती, तब तक काम चल रहा है। तो जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। पहले किसी को छोटा मत समझो, हर कोई आपके काम आ सकता है, ये चीज। दूसरा, जब तक आप खुद स्टेप नहीं लेते किसी ऐसी चीज के लिए जिसमें आप फंसे हुए हो, तब तक उसका हल कभी नहीं होगा। ठीक है। पांचवी चीज जो हमको समझनी होती है वो क्या है? यूनिटी। एकता में बल है। यूनिटी। यूनिटी इन फैमिली, यूनिटी इन ग्रुप, यूनिटी इन ऑफिस, सोसाइटी। किसी भी चीज में अगर यूनिटी है ना, आपके साथ कोई भी एक आदमी है, तो आपको जीवन बहुत अच्छे से जीने आ जाएगा, या आपको प्रॉब्लम नहीं फेस। जैसे कि श्री राम जी जंगल तो अकेले गए थे, बाद में लक्ष्मण कहता मैं भी जाऊंगा, सीता माँ कहती मैं भी जाऊंगी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हम भी जाएंगे। तो जो एक आदमी भी साथ में अगर आपके आ जाता है ना, और सभी एक ही स्वर एक ही लय में जो बात करते हैं, तो उनका नाम होता है। जो श्री राम जी कहते थे वही सब कहते थे, वो है यूनिटी। महाभारत में भी जो युधिष्ठिर ने कह दिया, बाकी सबने भी उसको हाँ जी ठीक है, वो है यूनिटी। और आज के समय में क्या है? आप घर में पूछ लेते हो क्या खाओगे, मैं आलू की सब्जी खाऊंगा, मैं गोभी खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए ये पराठे बनाओ, मेरे लिए रात की वाली सब्जी चल जाएगी, या मैं ताजी खाऊंगा। यूनिटी है ही नहीं बिल्कुल भी। बाहर घूमने जाना, कहाँ कहाँ जाएंगे, मैं दुबई जाऊंगा, मैं मलेशिया जाऊंगा, मैं फलानी चाची के यहाँ जाऊंगा, मैं बुआ के यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। सबके अलग अलग विचार। यूनिटी नहीं। या फिर ये कहें कि बड़ों की आज्ञा नहीं मानते, अपनी धौंस और अपनी जिद, अपनी इच्छा को पहले रखते। तो यहां से क्या होता है? जो किसी ने बड़े बुजुर्गों से पूछो ना कि आप मंदिर क्यों जाते हो, तो नॉर्मली बड़े बुजुर्गों का यही होता है डायलॉग, या इच्छा या कामना या उत्तर, कि हम घर की सुख शांति मांगते हैं। तो घर की सुख शांति आज के समय में बहुत कम लोगों को प्राप्त है, और वो घर की सुख शांति सिर्फ उस घर को प्राप्त है जहां यूनिटी है, जहां कंट्रोल है, जहां अपनी इच्छा बोलने से पहले सामने वाले की इच्छा, या सामने वाले की जो शब्द है उसकी इज्जत की जाती है। उस घर में सुख शांति वास करती है। क्योंकि देखो, सुख शांति में पहले आपको सुख चाहिए, उसके बाद शांति भी चाहिए। अगर घर में सब जने अपनी अपनी बात रखेंगे तो शांति कैसे होगी? और रही बात सुख की, तो वो जो सबसे बड़ा व्यक्ति है ना घर का, उसने जो कुछ किया आज तक, उसकी वजह से ही घर में सुख है।
कई बार हम घर के बड़े व्यक्ति को तवज्जो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, और उसके किए को मानते ही नहीं है। आप उसके किए को नहीं मानोगे तो आगे करके कैसे दिखाएगा? तो सुख शांति जो हमारे घरों में नहीं है, उसके दो कारण ये है कि अपनी इच्छाओं को ज्यादा व्यक्त करना। दूसरा जो मैंने आपको बोला कि शांति तब मिलती है जब व्यक्ति कम से कम बातें करता है, विनम्र रहता है, सामने वाले को ज्यादा सुनता है और सामने वाले की इच्छा का सम्मान करता है। पहले हमसे बड़ा या हमसे अच्छे लेवल पे जो व्यक्ति है, चाहे वो नाम में है, चाहे मान में है, चाहे सम्मान में है, चाहे उम्र में है, उसकी बात पूरी कर दो, उसके बाद अपनी बात रख दो। मीन्स कि अगर मान लीजिए आपके दादाजी ने बोला कि बेटा पानी ले आओ, तो ये नहीं कि पहले सुबह उठ के जिद करने बैठ जाओ, नहीं मुझे खिलौना चाहिए, मुझे घुमा के लाओ। उनके लिए पानी ले आओ, उसके बाद अपने बोलो कि मुझे अब घुमा के ले आओ। तो वो आपकी बात की भी, वो पानी पियेंगे, फिर आपकी बात को भी पूरा समझेंगे। लेकिन अगर आप ये बोले नहीं पहले मुझे घुमा के ले आओ, तो दादा भी कहेगा यार ये तो मतलबी है, या अपने बाप पे गया, या जो भी वट एवर एक्सवाइजेड। समझ में आ रही है कि नींद तो नहीं आ रही? आ रही ना समझ में? क्या हुआ कि जो हम कहते हैं ना कई बार कि यार बच्चे बिगड़ गए हैं, समझ नहीं रहे, उसका रीजन भी कई बार हम खुद ही होते हैं। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट चीज क्या है कि यदि आपको अपने घर में या बाहर सोसाइटी में कहीं पर भी कुछ गलत नजर आता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये गलत है इसके ऊपर आवाज उठाओ, आजकल जो पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स में चलता है, ये गलत है इसके ऊपर आवाज उठाओ। यदि आपकी हिम्मत है और आप ऐसा कुछ कर सकते हो, तो आपको आवाज उठानी चाहिए, तो ही आपको आवाज उठानी चाहिए। अदरवाइज आपको उस जगह से चला जाना चाहिए, या आपको गलत का साथ नहीं देना चाहिए। पहली चीज आवाज उठाओ, अगर कर सकते हो कुछ बदलाव या हिम्मत है। दूसरी चीज, वहां से चले जाओ या उस गलत का साथ छोड़ दो। ठीक है? अब ये जो आखिरी वाला पॉइंट मैंने अभी बताया है, अब लोग इस पे सीधा फोकस कर जाते हैं। इस पे फोकस करने से पहले जो पॉइंट बताया ना, उन सबको दिमाग में डालो पहले। अगर पहले वाले सारे पॉइंट होने के बावजूद भी नहीं कुछ भला हो रहा, तो इस पॉइंट को पकड़ो। ठीक है? लेकिन ये नहीं कि भाई छोड़ जाओ, ये बता दिया दिमाग में डाले चलो हम जा रहे हैं वनवास, जाओ, छोड़ जाओ वाला पॉइंट। या अगर कोई गलत है, क्योंकि पहले के जो पॉइंट है उनसे पता लगेगा कि आपको सामने वाला गलत जो लग रहा है एक्चुअल में वही गलत है, या आप भी कहीं पर गलत हो। और जो बदलाव है ये आपके अंदर आएगा पहले, उसके बाद सामने वाला बदल जाएगा। तब भी नहीं बदलता, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं, फिर छोड़ दो या स्टैंड लो उसको बदलने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट चीज जो हमको समझनी है रामायण से, अभी मैंने पहले बोला ना छोड़ दो या स्टैंड लो, बदलो उसको। तो नेक्स्ट चीज जो है जो हमें समझनी चाहिए रामायण से, कि बदला लेने से बहुत बड़ा होता है किसी को माफ कर दे। अगर आप मैच्योर बनना चाहते हो तो बदला लेने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, प्लानिंग्स करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, तरीके ढूंढने पड़ेंगे, कैसे इसको मैं कब्जे में करूं, ये वो फलाना फलाना। लेकिन माफ करने का काम जस्ट कुछ सेकंड का है। बदला लेने से आपका जितना ज्यादा टाइम लगेगा, रिटर्न आपको उतनी कम मिलेगी। माफ करने में आपको जितना कम समय लगेगा, रिटर्न उतनी ज्यादा बड़ी मिलेगी। ठीक है? तो पहले ये बताया कि स्टैंड लो, छोड़ दो, और सेकंड ये बताया कि बदला लेने से बहुत बढ़िया है माफ कर देना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें हमारा टाइम बच रहा है। टाइम इज एवरीथिंग। और अगर बदला लेने का सोचोगे तो दिमाग खर्च होएगा। पहले पहले सबसे पहले हमारी जरूरी क्या है? समय। दूसरे नंबर पे जरूरी है दिमाग। इमेजिन करके देखो आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने आखिरी समय में चल रहे हो, क्या जिंदगी है वो आपकी? गिनती के दिन गिन रहे हो रिवर्स में। 30 दिन रह गए मेरे, 29 रह गए मेरे, या 10 रह गए मेरे, 9 रह गए मेरे, या आज मेरा आखिरी दिन है। कैसी जिंदगी रहेगी?
इमेजिन करके देखो, तब आपको ये सारे बदले बदले सब भग जाएंगे दिमाग से। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ कि दिमाग नहीं है आप में। जैसे जो लोग कहते हैं ना, यार इसका दिमाग नहीं चल रहा, एकदम मीनिंगलेस हो गए हो, आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो ऐसे लोग होते हैं ना जिनका बिल्कुल दिमाग नहीं होता कुछ, अगर आपने कभी देखे हो, वैसे कुदरती आप अपने आप को इमेजिन करो तो सोचो क्या लाइफ है। आपको सुबह शाम दिन रात किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो सोचो क्या लाइफ है आपकी। एक बोझ से बढ़ के और कुछ नहीं हो। तो समय और दिमाग, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी बाकी चीजें जुड़ती जाती हैं। फिर आती है वाणी, बोलचाल। क्योंकि वो बोलचाल जो आप बोलते हो वो दिमाग की देन है। पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा बुरा किस समय क्या बोलना है। अब बोलने के ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले ये बताओ कि अ, छोटे बच्चे कितनों के घरों में, चलो हरमित मैम के हैं, बच्चा कितनी उम्र में बोलना शुरू करता है ये बताओ। सभी बताओ अपने अपने हिसाब से। सभी के अलग अलग आंसर होंगे इसके। 1.5 से 2। नहीं नहीं, 1.5 से 2 नहीं, जितने में आपने देखा है ये बोलना शुरू किया उतने के हिसाब से। यूनिवर्सल नहीं बताना, अपना या अपने आसपास का बताओ। नॉर्मल दो गूगल वाला जवाब नहीं चाहिए। 2 साल। 2 साल, 2 साल का बोलता है। और कोई जो 2 साल से नीचे 2 साल से ऊपर बोल रहा हो। सभी लोग बताएंगे। ठीक है। हरमित मैम की आवाज नहीं आई बाहर। देखो जिनके कैमराज हो ना, सभी बताओ कितने उम्र में बच्चा बोलना शुरू करता है। सर 2.5 3 साल, 2.5 3 साल के भी। वो मेरे 2.5 साल पोता बोल रहे हैं, पोता। ठीक है, क्योंकि अब वो स्नेहल जी ने बोला 2 साल, हरमित जी ने बोला 2.5 साल। मैंने 1 1.25 साल में भी देखा है बच्चे को बोलते हुए। और 10th मंथ से जरा जरा सब उनका वाणी जरा जरा सा गुनगुना सा आवाज आने शुरू होता है। 1 साल तक वो अच्छे तरह से बोलने के लिए सीखते वही हैं। 1 1.25 साल बोल रहा हूं मैं भी। एक हाँ, सवा एक साल मैंने बोलना देखा हो बच्चा, और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे तो 4.5 साल के हो जाते हैं नहीं बोलते। सही बात। इसीलिए मैंने बोला सब अपने अपने हिसाब से जवाब देंगे, क्योंकि सबका एक जवाब नहीं होगा। अब आपको कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल लगते हैं बोलने में, बोलना सीखने में। ठीक है। लेकिन आपको कई साल लगते हैं, ये सारी जिंदगी निकल जाती है बात समझ में। ये समझने में कि बोलना कहां पर है और बोलना क्या है। तो समझ में आया। तो समय, दिमाग, और तीसरा ये हमारी जो वाचाल, मतलब वाक सिद्धि, वाक सिद्धि वाचालता, या जो हमारे शब्द होते हैं या बोलना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सुख दुख में या हमारी जीवन में। कल के सेशन में बताया था ना मैंने कि हमारे शब्दों से किसी को अगर अच्छा फील हुआ है तो वो कर्म है, और किसी को बुरा फील हुआ तो वो कर्मा है। तो वही चीज, तीसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि माफ कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो प्रपंच करते रहोगे तो कितना सोचा है। माफ कर दो, तो वो जो शब्द है माफ करने वाले, वही आपको आगे ले जाते हैं। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है कि रामायण हमें क्या कहती है कि जब भी कुछ करना है सोच समझ के करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोच समझ के विचार नहीं करते, कार्य नहीं करते, और ये गलतियां। एक और चीज, कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोई इंसान कंप्लीट नहीं है। और कितने हैं? बड़े बड़े देवी देवता और भगवान भी कंप्लीट नहीं रहे कभी। उन्हें भी किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है, हर किसी से गलतियां हुई हैं। अगर आप सभी लोग राम जी को बहुत बड़ा मानते हैं, हम सभी मानते हैं, तो सोचो राम जी के पिता उनसे बड़े हुए कि नहीं हुए। कि उनको वो बड़े नहीं, मतलब दशरथ का नाम कोई नहीं ले रहा। राम जी बड़े हैं, दशरथ बड़ा नहीं है। ऐसा ही कुछ है। क्योंकि उन्हीं ने बोला कि भाई जंगल जाओ। पहली गलती।
पहली गलती नहीं, इससे पहले भी बहुत गलतियां हुई हैं, ठीक है। तो कंप्लीट कोई नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। राम जी से गलती क्या हुई है? राम जी के जीवन में एक गलती बताओ, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में लिखो या माइक पे बोलो, क्या गलती की होगी राम जी ने, जो हम सभी भी कभी कभी कर देते हैं। वो धोबी दूसरों का के सुना पास कि सीता ने सीता भर लंका में रहे थे, वो भी एक उनका गलती ही है बाद में। दोबारा बोलना, क्या कहा? दू- धोबी ने? जब राम दूसरों जी जा रहे थे गांव पे कि हाँ। क्या क्या चल रहा है, मेरे पीछे क्या चल रहा है, किसका वाणी क्या है। तब वो धोबी ने बोला कि ऐसे ऐसे वो उधर लंका में रहकर आई, फिर भी राम जी ने उसे स्वीकार किया है, तो इसीलिए उसे फिर भी वनवास, फिर सीता को वनवास मिला। तो वही इसमें एक राम जी ने गलती। गलत, हाँ, तो इसमें राम जी ने क्या गलत किया बताओ? फिर दूसरों सीता के के ऊपर लोगों का सुनकर सीता को उन्हें छोड़ दिया ना। उसका विश्वास नहीं था कि सीता अच्छी थी और वो पवित्र, इतना पवित्र थी। अगर ऐसा ही है, दूसरों की बातों में आ गए। अगर नहीं नहीं, अगर ऐसा ही है तो मुझे ये बताओ, तो फिर वो सीता को याद करके रोते क्यों थे फिर, अगर वो अच्छी नहीं थी तो? और अगर यही चीज थी, तो ये चीज उस वक्त क्यों नहीं ध्यान में आई जब उसको उनको वो लंका से ला रहे थे, अगर ऐसा ही था तो? अभी चौथी बात मैं आपको बता रहा था ना कि आपकी दो पर्सनैलिटियां होनी चाहिए। भूल गए उस बात को? भूल गए? हाँ। यही तो चीज है जो मैं कह रहा हूं कि ध्यान रखो, पहला समय, दूसरा दिमाग, तीसरी वाणी, चौथे कान। सुनो ध्यान से, क्योंकि कानों में जब बातों को ध्यान से सुनोगे तो वो दिमाग में दोबारा जाएंगी, और उसके बाद मुंह से बोलना है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। उनकी दो पर्सनैलिटियां हैं। पहले जो आप देख रहे हो सीता की तरफ से, वो एक हस्बैंड वाइफ की थी। एक हस्बैंड की बीवी को ही दुष्ट उठा के ले गया, तो उस हस्बैंड का फर्ज है कि वो अपनी बीवी को वापस लाए, वो उन्होंने किया। फिर जब लोगों ने कुछ उनको बोला सुनाया, तो वो राम जी को नहीं बोला, वो राजा राम को बोला। अब प्रजा की जो इच्छा है और प्रजा का जो बीच में असंतुलन और कोलाहल है, उसको शांत करना और प्रजा के साथ न्याय करने के लिए जो उन्हें सही लगा उन्होंने वो किया। तो वो दो पर्सनैलिटी है, एक नहीं है। एक सिंगल रहती ना, तो ऐसी कोई बात ही ना होती। फिर उसी आदमी को सजा, चल भाई इसको सूली चढ़ाओ, ये बोला कैसे, बात ही खत्म। ठीक। चलो, ये तो गलती नहीं है। और बोलो कोई गलती? गलती वो होती है जिसमें सिर्फ आप कसूरवार हो। बताओ। वो कहते हैं ना, आदमी दूसरे की गलती बड़ी जल्दी पकड़ लेता है, अपनी नहीं पकड़ पाता। या कभी आपने अपने जीवन में कोई गलती की हो? नहीं, हमने तो कभी नहीं की। नहीं, पर जब सीता का भी कसूर नहीं था तो फिर उससे अग्नि परीक्षा क्यों लिया? उसकी अग्नि परीक्षा तो हुई थी ना। राम ने उसके नहीं, ऊपर अभी विश्वास नहीं सीता किया की था। बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ राम जी की बात हो रही है कि नहीं, गलती आप क्या की, कहां पर की। ठीक है ना? चलो छोड़ो, बताता हूं मैं। रावण जब सीता का हरण करने आया था, तो हरण करने से पहले क्या सीन क्रिएट हुआ था? एक सोने का हिरण। क्या कभी सोने का हिरण होता है? नहीं होता। ये बात राम जी को भी मालूम थी, नहीं होता, ये उन्हें मालूम थी, लेकिन फिर भी उसके पीछे दौड़ लिए। आपको भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ मालूम है कि ये चीज नहीं होती, फिर भी आप पीछे भागते। लालच, या कोई दिमाग खराब कर देता है या दिमाग में डाल देता है, या आपको भी लगता है कि यार ये चीज नहीं हो सकती, फिर भी हम करके देखते हैं। पता है वो सड़क आगे बंद पड़ी है, फिर भी जाके देखेंगे कि क्यों बंद पड़ी है, कहां तक बंद पड़ी है, किस हालातों में बंद पड़ी है।
तो वो जो उनकी एक गलती थी उसकी वजह से सारा कांड हुआ। अब उस गलती में बताओ कौन दूसरा जिम्मेदार है? पहले नंबर पे राम जी खुद जिम्मेदार हैं, दूसरे नंबर पे वो सीता जिम्मेदार है, जिसने बोला कि जाओ लेके आओ। दोनों इतने महान लोग जिन्हें ये नहीं मालूम कि सोने का हिरण नहीं होता, फिर भी कहते नहीं है। तो इस तरह की जो गलतियां हैं ना, या इस तरह के जो भ्रम है हमारी जिंदगी में भी आते हैं, जब हम अपने दिमाग पे मजबूर हो जाते हैं कि यार होता भी है कि नहीं होता, और हम उसे करने बैठ जाते हैं। मिड में जाके हमें लगता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, जो आप सब लोग कई बार कहते हो कि हमें धोखा हुआ है, किसी इंसान से धोखा हुआ है, किसी फाइनेंस में धोखा हुआ है, किसी कंपनी में धोखा हुआ है, सड़क चलते हुए धोखा हुआ है, या कुछ भी XYZ। तो वो जो धोखा है वो एक सोने का हिरण ही है, जो आपका ध्यान उधर केंद्रित करता है और पीछे से सीधा उड़ा के ले जाता है। ये एक नॉर्मल चीज है जो आज के समय में सबके साथ होगी, पहले के टाइम पे महान लोगों के साथ भी हुई है। ठीक है। इस चीज से क्या समझ में आता है कि जो दिखता है वैसा है नहीं, जो दिखता है वैसा अक्सर में होता नहीं है, और जो आपका लालच है वही आपको डुबोता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि आपको नेचर से मिलजुल के रहना चाहिए। चलो एक्सप्लेनेशन अब मैं थोड़ा कम करता हूं। ठीक है। सीधा सीधा मैं आपको टिप्स बताता हूं और लिखते जाइए जिसने लिखने हैं। ठीक है। लिखो और फिर उसके मीनिंग समझने की कोशिश करो। नेचर से प्यार बना के रखो। सेकंड है दुश्मनों से भी सीखने का हुनर रखो। रिश्ते कमाओ, पैसा तो हर कोई कमाता है। रिश्ते कमाओ, पैसा तो हर कोई कमाता है। और नारी की हमेशा इज्जत करो, एक नारी सब पे भारी। अब लेकिन इस केस में कई बार नारियां जो है वो लेवल पे आ जाती, हाँ जी हम ही हैं। लेकिन नारी की वैल्यू तब है जब उसके आगे कोई आदमी खड़ा है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद आदमी का नाम नहीं बदलता है, नारी का नाम बदलता है। अगर उसके साथ किसी का नाम नहीं जुड़ा तो वो अकेली है, और जिस नारी के साथ कोई नहीं है वो भी बेकार बेकार है। लेकिन जब तक सब साथ हैं तो वो अकेली सब पे भारी है। और जिस घर में नारी की इज्जत होती रहेगी उस घर में सब कुछ सही रहेगा, सुख शांति भी तभी आएगी। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, हम सब पैसे के पीछे भागते हैं। रिश्ते कमाओ, पैसा तो हर कोई कमाता है। इसके अलावा मैंने ये बात तो बताई दी आपको कि बड़ों का पहला कहना सुनो, उसके बाद अपने सवाल करो, और बेवजह के सवाल नहीं करने चाहिए। जब कभी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, तो उस समय में पुण्य अर्जित करो। पार्डन हर सर। समय पुण्य अर्जित करते रहो। जो पुण्य है आपके, वो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, या अच्छे वक्त को और अच्छा बनाते हैं। पुण्य अर्जित करते रहने चाहिए। शिक्षा, शिक्षा, रक्षा, मार्गदर्शन। दोबारा सुन लो। शिक्षा, रक्षा, मार्गदर्शन, ये आपका दायित्व है। यदि आप इस दायित्व से पीछे हटते हैं तो आपको इन तीनों में तरक्की नहीं मिलती। यदि आपने किसी को कुछ नहीं सिखाया तो आप सीखोगे नहीं। यदि आपने किसी को कुछ नॉलेज नहीं दी तो आपको भी नहीं मिलेगी। यदि आपने किसी को कुछ गाइडेंस नहीं दी तो आपको भी नहीं मिलेगी, और यदि आपने किसी की रक्षा नहीं की तो आपकी भी नहीं होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ सैनिक बनना है, ये बनना है। ये अपने अपने लेवल पे देखो आप कैसे इसको कर पा रहे हो। अच्छा सर, मार्गदर्शन मीन्स गाइडेंस। जी मार्गदर्शन। मैडम जी। अच्छा। शिक्षा, हम्म। शिक्षा,
रक्षा, मार्गदर्शन, ये तीन चीजें हमारे जीवन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इन तीन चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देते। और यही तीन चीजें हैं जिस वजह से हमारी तरक्की नहीं होती। बिना नॉलेज के, बिना गाइडेंस के और बिना रक्षा के आप आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं तो पर रह ये जाओगे तीनों जहां। देने के लिए, खुद के लिए ये तीनों देना पड़ेगा खुद को, फिर वो अगर होगा। आप देखो, जो कुछ भी आपको अपने जीवन में चाहिए वो किसी को दोगे तो ही मिलेगा। पैसा हाँ चाहिए, पैसा देते हो तो पैसा मिलता है। हाँ हाँ तो फिर हाँ ये तीनों भी अगर चाहिए तो ये तीनों देना पड़ेगा तो ही मिलेगा। हाँ, इज्जत सही। दो तो इज्जत मिलती है, ये तो हाँ सुना है ना। हाँ तो फिर इन बातों को क्यों नहीं ध्यान में रख रहे? लेकिन हम तो जी बिजनेस माइंड है ही नहीं। हम्म, हमको तो बस सुबह उठ के रोटी बनाना है और रात को खाना हाँ बनाना है, चाय पीना और सो जाना है। हाँ इसलिए कभी ध्यान नहीं गया इस चीज में। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट, भाइयों का झगड़ा, घर का नाश। अगर घर में दो भाई हैं या भाई बहन है, तो अगर जब जब झगड़ा होगा तो घर का नाश शुरू हो जाएगा। मोस्टली जिन घरों में घर दो, देखा होगा ना, कई बार एक जैसे घर होते हैं, बीच में दीवार होती है। या बात हम करते हैं जी, ये पहले 1000 स्क्वायर फीट का घर था, अब दो पार्टीशन हो गए, 500-500 के हो गए। तो जो भाइयों का झगड़ा या बहन भाई का झगड़ा या दो बहुओं का झगड़ा घर का नाश उत्पन्न करता है, जिसमें पड़ोसी मजे लेते हैं। ठीक है। तो ये मत सोचो कभी क्या है क्या नहीं है। सेकंड चीज, अब जहां पे मैं कई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके भाइयों से बनती नहीं होगी, 10 में से 5-6 के नहीं बनती, कुछ एक के बनती है। तो जहां भाई से नहीं बनती, अब मैं कहूंगा जी भाई से बना लो, जाके कर लो, नहीं, जो मर्जी हो जाए नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? करना होता अब तक अकल आ चुकी होती। या अगर मैंने कह भी दिया तो उसमें क्या है कि कोई तो पहल करे। यहाँ पे हमेशा बड़े को पहल करनी चाहिए, छोटे को नहीं। आपके घर में जो बड़ा है, जो कोई भी बड़ा है, वही जिम्मेदार है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो सही है चाहे गलत है। मानते हो नहीं मानते? मान लो एक घर में छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, आया उसने घर में कोई चीज तोड़ दी, आप उसको जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं। तो जो बड़ा बुजुर्ग है वो यही कहेगा, बेटा यहाँ रखी क्यों है। जैसे बच्चे मोबाइल लेते हैं, कई बार फेंक के तोड़ देते हैं, तो उसके हाथ में दिया क्यों है। बच्चे की गलती निकालते हैं हम, लेकिन गलती उस व्यक्ति की है जिसने उस चीज को उस अप्रोच तक रखा है। अगर बच्चे को आजादी दे दोगे वो तूफान मचा देगा, तो वो आपकी वहां पर एक गलती है। ठीक है। तो बड़े आपको गाइडेंस देते हैं, तो कोई भी झगड़ा तो उसमें जो बड़ा है उसकी जिम्मेदारी बनती है इस झगड़े को भी खत्म करने की। अगर बड़ा झगड़ा खत्म नहीं कर रहा तो फिर यहाँ पर छोटा कुछ नहीं कर सकता, उसकी तो शुरू से नहीं चली, अब क्या चलेगी। जो उम्र में छोटा है वो अगर झगड़ा खत्म करने के लिए आगे चला भी गया, तो हो सकता है बड़ा वाला ना करे, वो चार बातें सुना के उसको फिर भेज दे, क्योंकि छोटा तो शुरू से सुनता आ रहा है। बड़ा हक से उसको सुना भी सकता है, डांट भी सकता है, बोल भी सकता है, प्यार भी दिखा सकता है, क्योंकि वो शुरू से वो चीजों को करता आ रहा है और उसकी जिम्मेदारी पहले बनती है। तो आप में से जो कोई भी उम्र में बड़ा है, तो आपकी जिम्मेदारी है उस झगड़े को खत्म करने की, ना कि छोटे वाली। हमेशा बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार कहा जाता है, क्योंकि बड़ों की जिम्मेदारी होती है। सेकंड चीज, इसका दूसरा पार्ट, कि भाई भाई में अगर नहीं बन रही तो क्या करें। एक ऐसा दोस्त जो भाई से भी अजीज हो, एक ऐसा दोस्त जो भाई, मतलब हर रिश्ते से ऊपर हो। बहुत सारे लोग ना रिश्तों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, कि मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा बाप हूं, हमारा खून का रिश्ता है, वो फिल्मी डायलॉग ये वो। सबसे बड़ा रिश्ता होता है दोस्ती का, जिसे आप अपनी इच्छा से लेते हो, बाकी सब तो थोपे गए हैं। ये तेरी बहन है, आज से मान के शुरू हो जा। ये बुआ है, चिपका ले, मतलब बेवजह में ये बुआ हमको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये भाभी है, ये बुआ है, ये बुआ है, ये फूफा जी हैं, बेवजह धक्के से फूफा जी, कल तक तो थे नहीं, आज प्रकट हो गए। सबसे अच्छा और बढ़िया रिश्ता दोस्ती का, जो आप खुद सिलेक्ट करते हो कि हाँ यार ये अपना दोस्त सही। और उसके साथ जितना ईमानदार रहते हो उतनी आपकी उस दोस्ती में ग्रेस होती है,
और दोस्त के साथ जिस किसी ने भी अन्याय, धोखा और बुरा किया है, उसका हमेशा नाश और उसका उल्टा होता है। तो जो दोस्त हैं, उनका दोस्ती जिसके साथ आप करते हो उसके साथ पूरे प्योर और ऑनेस्टी के साथ रहना चाहिए। जितना आप दोस्त के साथ बनोगे ना, आपके जीवन में कोई भी दूसरा रिश्ता अगर खराब हो गया ना, वो रिकवर हो जाएगा। आपकी बीवी से नहीं बनती, माँ से नहीं बनती, भाई से नहीं बनती, बाप से नहीं बनती, पड़ोसी अड़ोसी, बुआ चाची, फूफा फूफा ताऊ, जो मर्जी हो, सब अगर बेकार है ना, एक दोस्त सही है तो सब ओके हो जाएगा। और अगर आपने अगर जिंदगी में अपने दोस्तों को बेकार किया है, दोस्तों के साथ अगर अच्छे से नहीं निभाया है, तो ये बाकी रिश्ते भी आपको सुख नहीं देंगे। दोस्त सबसे बड़ा होता है, पर हम इसे मानते नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, आपकी इच्छा आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और जो आपका घमंड और एटीट्यूड है, और अपनी बात को साबित करना या अपनी बात आगे रखना, एक खाई के समान है जिसमें आप नीचे जाते रहते हैं। एग्जाम्पल कैकी, जो भरत की मां थी, उसने अपनी इच्छा रखी, अपनी बात के पीछे पड़ी रही, तो क्या हुआ उसको, वो आप सभी जानते हैं। मीन्स की जिद लगा के जो आप काम करते हो ना, वो सही नहीं होता। अब इसी में एक और चीज क्या है, दशरथ दशरथ जी ने एक बार खुश होके शुरुआत में उन्हें बोल दिया था कि तुम जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। ये मालूम है किसी को क्यों कहा था ऐसा? स्नेहल जी, आपको मालूम हो दशरथ ने क्यों ऐसा कहा था कि जो मांगोगे दे दूंगा, और क्यों नहीं मना कर पाया क्योंकि उसको? क्योंकि उन्होंने एक युद्ध में उनके प्राण बचाए थे दशरथ जी के, अपने हाँ। पति के। इसलिए वो खुश होके उन्होंने वचन दिया था कि आप मतलब जो मांगोगे वो दो। तो यही है, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। इससे समझ में क्या आता है, सोच समझ के बोलना चाहिए। और आजकल की हमारी बोलबाणी क्या है, सिग्नेचर। आप कहीं पे सिग्नेचर करते हो ना, पहले सिग्नेचर नहीं होता था, पहले अंगूठा लगता था। चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, अंगूठा लगता था। तो फिर अंगूठे सबके एक जैसे सेम हो गए। या पहले मोहर चलती थी, जो आजकल गवर्नमेंट की चलती है, या किसी डिपार्टमेंट, सोसाइटी या कंपनी की चलती है। तो आपका सिग्नेचर आपकी वाणी है। जब कभी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स पे हम बाद में 6 महीने सालों बाद रिग्रेट करते हैं कि हमने वहां सिग्नेचर किए। एक बार मेरे केस में आ गया था, मेरे नाम पे कोई आदमी इलीगल एक्टिविटीज कर रहा था और मेरा सिग्नेचर हुआ था वहां पर, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स किसी और को सबमिट करवाए थे। वो डॉक्यूमेंट वहां से वहां पास हो गए कि जी इस आदमी पे आप ये चीजें इशू कर दो। तो वहां पर बाद में मेरे को समझाया गया कि आगे से जीवन में कभी भी अगर डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्रॉस करके मेंशन करो कि ये डॉक्यूमेंट किस पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं, और फिर सिग्नेचर करो, ताकि सिर्फ उस सिंगल पर्पस के लिए यूज हो। लेकिन आप लोग कई बार क्या करते हो, फोटोकॉपी ली, उसके नीचे सिग्नेचर मार दिया और दे दिया। करते हो ऐसी गलतियां, हो जाती है ना। और वो डॉक्यूमेंट फिर किसी भी कैटेगरी में यूज हो सकता है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो सिग्नेचर आज के टाइम पे हमारा वो वचन है जो हम दे रहे हैं किसी को। या कई लोग कहते हैं ना, यार ये सिग्नेचर कर दो, मैटर में लिखवा लेता हूं। हम अंधे होकर कहते हैं ठीक है। और कुछ होता है नहीं, पहले लिख कर ला, फिर सिग्नेचर करेंगे। और इसमें भी एक और चीज, आप जब मैटर को देखते हो, उसमें जो कुछ भी लिखा है, उसमें कई बार नीचे ना कुछ स्पेस दी हुई होती है, नीचे स्पेस दी होती है। वो जो स्पेस दी होती है ना, वहां पर भी एक लाइन क्रॉस करके फिर सिग्नेचर मारा करो। क्योंकि कई बार उस जो लाइन बीच में छोड़ी होती है ना, वहीं पर आदमी बाद में, व्यक्ति कोई ना कोई बात लिख देता है, और फिर आप मुकर नहीं सकते उस बात से। समझ में आया क्या कहना चाह रहा था मैं? मान लो पूरा पेज है, यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है, इतनी जगह छोड़ के यहां पे सिग्नेचर करवाया, तो ये जो बीच में जगह थोड़ी सी छोड़ी हुई ना, यहां पर भी लिख दिया जाता है कई बार कुछ ना कुछ। फंसाने के बहुत तरीके होते हैं। और एक, तो कोई अगर उस जगह व्यक्ति में आपको कहता है बैंक में जाके गारंटी देनी है, अच्छा उस जगह में क्या करेंगे फिर, एक लाइन क्रॉस करके लाइन पे वहां उसमें पे लाइन कर दो, लाइन फिर डाल दो। सिग्नेचर उसमें करते हैं। हाँ हाँ, अगर आप वहां पे लाइन डाल दोगे ना,
हाँ उसके तो लिख ऊपर भी लेगा। अगर कोई कुछ लिखवाएगा तो वो रद्द माना जाएगा कि भाई इस हाँ पे लाइन क्यों लगी हुई है। हाँ। अच्छा। वहां पे होना ही नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में बहुत बड़ी हो जाती है। बैंक में कई बार लोग कहते हैं यार मेरे नाम पे गारंटी डाल दे। तो यदि आप बैंक में किसी की गारंटी डालने जाते हो तो इसका मतलब आपका जो कुछ भी है आपने सुपुर्द कर दिया उसके, कि अगर वो कल को भाग गया या ना कर पाया तो वो आपके ऊपर आ जाएगा। मीन्स कि मान लीजिए किसी आदमी ने 10 लाख रुपए का, मीन्स कि किसी आदमी ने मान लीजिए 10 लाख रुपए का कर्जा लिया और वो आपको कह रहा है कि यार आप कह दीजिए कि मैं इस आदमी को जानता हूं और आप मेरे कहने पे इसे कर्जा दे दीजिए। उतारेगा यही आदमी, मैं नहीं उतारूंगा, यही आएगा। लेकिन अगर कल को वो आदमी भाग गया या कर्जा ना उतार सका तो अब आपके पास जो कुछ होगा ना उसके ऊपर बैंक एक्शन लेगा। ठीक है, ये चीज है। सेकंड, हार कर जीतने वाला बाजीगर होता है। डायलॉग सुना होगा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब इसको समझना कैसे। हमेशा जीतने में इतनी खुशी नहीं मिलती, कई बार हारने में खुशी ज्यादा मिलती। जीत के क्या मिल जाएगा, जस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मैं जीत गया। पर एक बात बताओ, जैसे बच्चे होते हैं, आप बच्चों से क्या जीतते हो? बच्चों से हमेशा हारते हो। और बच्चों से हारते हो, बच्चा भी खुश, आप भी खुश। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं फिर हम कहते हैं नहीं अब तो हमने, अब नहीं हारेंगे। बुआ हो गई, भाभी हो गई, चाची हो गई, ताया हो गया, कजन हो गया, उनसे नहीं हारेंगे। पड़ोसी हो गया, उनसे बराबर में मुकाबला करेंगे और जीतेंगे। लेकिन अपने जो बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनसे हम हार जाते हैं। वो भागता है, हम उसके पीछे पीछे भागते हैं और भाग गया, ये पकड़ा ही नहीं जा रहा। और वो खुश हो जाता है, अगर वो बाद में कहीं पे डेड एंड पे पकड़ा भी गया तो वो खुश हो जाता है, मैंने इतना तो भगा ही लिया। तो हारने में भी अपनी जीत को खोजो, हमेशा जीतने के पीछे मत रहो। जैसे मैंने क्या बोला कि किसी के खिलाफ षड्यंत्र करके उसको परेशान करके उसके साथ आप बदला लेने का अगर प्लान करते हो जिसमें आप सोचो मेरी जीत हो, इससे ज्यादा बड़ी जीत है आप उसको माफ कर दो। और आपकी माफी के बाद जो उसके आंसू गिरे या उसको जो पश्चाताप हो, उससे बड़ी जीत और कोई नहीं। इन शॉर्ट, आप दुखी करना चाहते थे ना, दुखी तो अब भी हो गया वो, जीत तो अब भी आपकी है। अगर आपने बदला लेके उसको दुखी करना था तो अब आपने जब उसको माफ किया है तो माफ करने के बाद जब वो रोया है या जो कुछ भी होया है तो उससे भी तो दुखी होया एक तरह से, कि उतना उसने समय बर्बाद किया है या इतना वो गलत सोचता था आपके बारे में। इन शॉर्ट, मोटिव तो कंप्लीट हो गया ना दोनों तरह से। तो अब आपने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन फिर भी आप जीते हो। ठीक है, तो जीवन में हमेशा जीत का ना सोचो, क्योंकि यदि आप अपने बच्चों को हमेशा जीतना सिखा रहे हो ना तो ये भी आप एक तरह से गलत कर रहे हो। जब हम खुद नहीं हमेशा जीते तो हम कैसे उसको जीतना सिखा सकते हैं हमेशा। हारे आप बहुत बार है, उसको हारने से निकलना सिखाओ। एक बार जीतना, देखो एक और चीज, अगर आप जीत जाते हो तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हारने पे इतनी जिम्मेदारी नहीं बढ़ती। हारने पे हम सीखते हैं, जीतने पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब हमसे ना कोई जीत जाए, तो वो एक बोझ आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। अगर बच्चा कभी क्लास में फर्स्ट आ गया ना आपके, तो एक बोझ आ जाएगा, भाई अब दोबारा कोई अगर मेरी जगह फर्स्ट आ गया तो बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो बच्चे सिर्फ पास होते हैं उनको कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला भाड़ में जाए, उनको मतलब ही नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड से। उनको ना फर्स्ट आने की चाह है ना उनको थर्ड आने का कोई चक्कर है, बस उनका ये होता फेल नहीं होना, फेल होएंगे तो फिर मार पड़ेगी। तो सिर्फ दिमाग में ये डालो कि भाई फेल तो बिल्कुल नहीं। अब हम भी अब टाइम पे अपने स्कूल पढ़ते थे तो फेल का नहीं, तो हमारे घर वाले सिर्फ ये कहते हैं फेल हो जाएगा स्कूल छुड़वा देंगे। तो हम फेल नहीं हुए, पास होते थे, लेकिन हमारे दिमाग में कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड का नहीं होता था, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या है, आप प्रेशर डाल रहे हो। और क्या जिंदगी में हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड आओगे, हमेशा फर्स्ट आओगे? स्कूल में चलो आ भी गए, बाद में क्या होगा, स्कूल जब ड्रॉप आउट होगा उसके बाद लाइफ में क्या आ पाओगे? नहीं आ पाओगे।
ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है, ईश्वर पे हमेशा विश्वास रखो किसी भी सिचुएशन। जो मैंने आपको शुरू से समझाया कि सुबह उठते ही ईश्वर पे विश्वास। जो व्यक्ति का विश्वास ईश्वर पे है और आपके किसी भी कार्य में यदि आप ईश्वर का नाम जप रहे हो ना, मान लो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो 5 मिनट से ज्यादा की ड्यूरेशन का है और जिसमें सिर्फ आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपकी जबान काम नहीं कर रही। दोबारा से बता रहा हूं, ऐसा कोई काम जो 5 मिनट से ज्यादा का है और आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपकी जबान काम नहीं कर रही, तो आपको मन ही मन ईश्वर का नाम लेते जाना चाहिए। और मेरे को 15 दिन बाद बताना, जो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं आपके उस कार्य में सिद्धि हो रही है या नहीं हो रही। तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स वाली चीजें मत पकड़ के बैठ जाना, छोटी चीजों से शुरुआत करो। एग्जाम्पल के लिए अगर खाना भी बना रहे हो ना, चुपचाप बिना किसी से लड़ाई झगड़ा के, बिना बोले, बिना टीवी देखते, तो ईश्वर का नाम लेते अगर खाना भी बनाओगे ना, तो अलग ही एक आपको उसका प्रभाव नजर आएगा। एग्जाम्पल मैंने दिखाना अपना। या फिर घर में अगर कोई दूसरा भी काम कर रहे हो तो उसमें ईश्वर का नाम लेते रहो मन ही मन। वो बहुत ज्यादा बेटर है दिमाग में कुछ फालतू फालतू सोचने से और किसी के साथ लड़ाई करने से या बहस करने से, या तू सुबह उठा नहीं, तूने उठी नहीं, तू ये नहीं लाया, तू वो नहीं लाया, घर में ये नहीं है, वो नहीं है। वो सब तो चलता ही रहना है। विनम्र रहोगे तो वो सबसे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी इंसान को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, हर किसी को अपना मानो और अमीर गरीब कोई भी जाति पाति का मत रखो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किसी को भी कम मत आको। कि जैसे हम कहते हैं ना, हाथी कहते हैं ये चींटी है पैर तले मर जाएगी, या तलवार का मुकाबला सुई क्या करेगी। तो जो छोटे लोग होते हैं वो छोटा काम ही कर सकते हैं, लेकिन वो छोटा काम भी कई बार बहुत बड़ा होता है। ठीक है। अपने सीक्रेट्स, रहस्य कभी किसी को मत बताओ। लेकिन जो इंसान अपने रहस्यों की पोटली खोलने बैठ जाता है, उसका साम्राज्य ज्यादा देर तक नहीं रहता। एक पंजाबी फिल्म थी, मैंने देखी थी। एक ऐसी बुजुर्ग बुढ़िया होती है, कैरेक्टर मेरे को नाम याद नहीं, लेकिन कई फिल्मों में फेमस है वो। और वो पूरे गांव में आकर ढंडोरा पीट देती, मेरी लॉटरी लगी है, पैसे मेरे पास आ रखे हैं, सुबह आके अपना हिसाब कर लियो। जैसे वो उसमें भी, वो बाबूराव, बाबूराव नहीं सबको जाके बोलता था, भाई कितना तेरा पैसा बनता है रे, तेरा 900 बनता है तो 1000 लेके जाइयो, आज ही हो घर पे मेरे सुबह। तो सबको ही जाके ढिढोरा पीटाता, भाई अपने को लॉटरी लगी, लॉटरी लगी, पैसे आ गए, ये है वो है, लाना फलाना। चोर रात को आके निकाल के चंपत करके ले जाते। तो जब आपके रहस्य, आपके सीक्रेट्स पता लगेंगे ना, तो लोग आपको समय से पहले ही दबा लेंगे। और जिस एक के पीछे आप उछल रहे हो, फिर उतना ही रोगे। रहस्य कभी मत बताओ, सीक्रेट्स रखो, क्योंकि क्या पता वो रहस्य जो आपको लगता है रहस्य है, उसके पीछे आपको खुशी मिल रही है, लेकिन दूसरी दुनिया के सामने या दूसरे लोगों के सामने वो कोई रहस्य मायने ही नहीं रखता। कम से कम आप तो खुश हो अगर वो रहस्य है तो। अगर उजागर कर दिया और लोगों की नजरों में कुछ भी नहीं रहा, कोई वैल्यू नहीं रही उसकी, तो आपने तो दुखी होना ही होना है, ऊपर से मजाक अलग बनेगा। तो रहस्य हमेशा अपने बना कर रखें, चाहे वो छोटा है बड़ा है। आपकी नजर में तो कम से कम रहस्य है, अगर किसी दूसरे की नजर में नहीं भी है तो। अब जरूरी थोड़ा ना हर किसी के पास लॉटरी का पैसा पड़ा होगा और वो चिल्ला चिल्ला के मेरे पास ये है वो है। आप हर किसी के, सबके अपने अपने रहस्य होते हैं। ठीक है। आपके जो साथी होते हैं, नेक्स्ट, जो आपके साथी हैं, घर में जितने भी लोग हैं, आपके घर में अगर 2-4 लोग हैं, आपके परिवार में ज्वाइंट फैमिली है 8-10 लोग हैं, या आपके ऑफिस में, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी है, उन सबके साथ आपको एक मत रहना चाहिए और उनके साथ आपको एक विश्वास कायम करना चाहिए। जब वो विश्वास कायम होगा तो आप उनसे बातें नहीं छुपाओगे या अपने मन की बात कर पाओगे। फिर जीवन की जो बाकी कमियां आपको खल रही हैं वो दूर होंगी। कुछ समय के लिए दूर रहेंगी पर दूर जरूर रहेंगी। एग्जाम्पल के लिए, मैं महीने में एक बार आउटिंग पे जाता हूँ, बाहर जाता हूँ।
तो मैं अपने जो मेरे नॉन के फ्रेंड सर्कल है मैं उसके साथ जाता हूँ। तो जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं बाहर जाता हूँ तो उस वक्त मेरे को किसी का कौन सा जवाब है, किसी कौन सी कंसल्टेशन है, कौन सा सेशन है, क्लाइंट से रिलेटेड सारी चीजें दिमाग से आउट, घर से रिलेटेड सारी चीजें दिमाग से आउट, बीवी बच्चा घर वाली माँ बाप भाई बहन ये वो सब दिमाग से आउट। कुछ टाइम के लिए मैं पूरा एंजॉय करता हूँ कि भाई मैं और मेरी जो आसपास की मंडली है आराम से खाते पीते एंजॉय करते हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, गाड़ी पहाड़ों में चल रही है, कभी इधर को मोड़ कभी उधर को मोड़, आराम से बादलों के ऊपर हम चल रहे हैं, एकदम स्वर्ग पहुंचे हुए हैं। तो वो चीज एंजॉय करो, और वही वो एक ब्रेक है जो तुम्हें उस जिंदगी से थोड़ा कट ऑफ करता है। अगर ब्रेक नहीं लोगे तो क्या होगा मालूम है ना? घर में आप काम करते हो ब्रेक लेते हो ना, चाय बना के बैठ गए टेबल पे आराम से कुर्सी पे, ऑफिस में भी आप ब्रेक लेते हो, तो जिंदगी में ब्रेक क्यों नहीं ले रहे? या तो किसी ढाबे पे लग जाओ भाई, वहां पे 8 घंटे लगातार काम करके देखो, आपको पता लग जाएगा। 500 रोटी किसी दिन बनाकर देखो, अगर आपको लगता है कि 10 रोटी बना के या 15 रोटी बना के नॉर्मल आपको लग रहा है लाइफ अच्छी है, किसी दिन 500 रोटी बना के देखना। जो लोग जो औरतें घर में खाना बनाती ना, 500 रोटी बनाकर देख, 500 रोटीज बिना रुके, तब पता लगेगा कि जिंदगी कितनी बेकार है। लेकिन अगर ब्रेक मिलता रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्रेक बहुत जरूरी है। अगला, अगली चीज जो आज के समय के अनुसार मैंने इसको थोड़ा बदला है कि पहले ही तो सच बोलो, जो हम सभी अपने बच्चों को भी सुनाते हैं बताते हैं, लेकिन खुद शायद बहुत कम करते हैं। इसको आप इस तरह से लिखिए कि जहां सच ना चले वहां झूठ सही, जहां सच ना चले वहां झूठ सही, और जहां हक ना मिले वहां लूट सही। क्योंकि ये आज के जीवन के अनुसार है, क्योंकि आज के जीवन में ना इतनी भलाई रह नहीं गई। तो पहली चीज तो हम इतने, अब मैं ये आखिरी में बोल रहा हूं क्योंकि पहले के सारा पैरामीटर को समझना है, उसके बाद आखिर में है। राम जी ने और किशन जी ने भी पहले सारे नियम अच्छे से अपनाए, उसके बाद फिर जब देखा कि यार नई का बात बन रही तो फिर जय राम जी की, मार के इसको धरती से विदा करो, बोझ कम हो। तो स्टार्टिंग से मैंने पहली चीज क्या बोली थी, सत्य की जीत होती, सत्य के साथ रहो। एंड में क्या कह रहा हूं, सच ना चले तो झूठ सही, और अगर हक नहीं मिल रहा तो लूट सही। कि अगर आपको कहीं, जैसे आपने देखा छोटे बच्चे क्या करते हैं, भूख लगती है तो छीन के भाग जाते हैं, मांग के थोड़ा खाते हैं। तो अपने मन से वो, उसका हक है, उसको नहीं मिल रहा तो लूट के ले गया। अब जैसे मान लो कोई चोर है, अब उसने भी अपना पेट भरना है, किसी के घर से आप चुरा के लाए, वो आपके घर से चुरा के ले गया, हो गया। आपका हिस्सा बनता, आपका शेयर बनता, कोई आपको नहीं दे रहा, तो आपने देखा नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इस चीज को गलत बोले, तो मुझे ये बताइए कि जब आप, कोई अगर बैंक की किस्त नहीं भर रहा तो उसकी गाड़ी क्यों उठा के ले जाते हैं, उसके घर का सामान क्यों उठा के ले जाते हैं, उसके घर पे कब्जा क्यों कर लेते हैं? तो ये वही तो है, हक नहीं मिले तो लूट सही। बैंक वालों का हक है कि आप उनको किस्त दो, आप उनको नहीं दे रहे तो वो लूट के ले गए आपको। अब आपने कहा 10,000 की किस्त देनी थी, वहां लाख रुपए का कमरा मकान जब्त कर लिया। कहा आपने यहाँ 10,000 की किस्त देनी थी, आपकी लाख रुपए की गाड़ी जब्त कर ली। वो कहते ना, कहीं हम कहा हमने पुलिस वाले के साथ उलझ गए, कहा हमने 100 रुपए में निपटारा कर देना था, अब उसने ऐसा चार्ज लगा दिया कि हमको वहां जाके अब 2,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ रहा है, अब वो लूट हो गई। ठीक है। और एक और चीज, जैसे आजकल कई लोग कहते हैं कि सच बोलना तो बहुत मुश्किल हो गया आज के समय में, तो झूठ भी अलग अलग किस्म के हैं। अब झूठ की परिभाषा क्या है? अब पहले यहाँ पे जितने लोग हैं वो सभी अपने अपने दिमाग से जरा ये बताइए, झूठ का मतलब क्या, मतलब झूठ किस चीज को हम झूठ कहेंगे?
झूठ की परिभाषा क्या है आपके अनुसार, कि झूठ किसे झूठ बोला जाए? बताओ भाई, दिमाग लगा के बताओ, झूठ किसे कहते हैं? कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम छोटी सी बातें नहीं समझ पाते। जैसे कल को आप बोलोगे ना बच्चा झूठ नहीं बोलना, तो अगर बच्चा आपसे पूछ ले कि झूठ क्या होता है, तो क्या बताओगे? क्या होता है झूठ? हमारी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन हम बच्चे के लेवल पे सोचे ना तो कुछ नहीं रहती। बच्चा सीख रहा होता है और हम सब कुछ भूल गए होते हैं। अरे इतनी देर से सारे प्रवचन सुन रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ झूठ क्या होता है। झूठ ही बोल दो, सच नहीं बोलना तो। बताओ भाई, अपने अपने विचार अनुसार।